चैप्टर 19। पुलिस का नाम सुनकर सरोज बुरी तरह कांप गई। नहीं मैम साहब, पुलिस को मत बुलाओ। सरोज बार बार बस माफी मांग रही थी, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं थी कि वो ऐसा कर क्यों रही थी। राहत ने उसे इग्नोर करते हुए पुलिस को फोन किया। जल्द ही पुलिस आ गई और सरोज को गिरफ्तार करके ले गई। इस समय तक भी सरोज ने नहीं उगला कि ये सब वो क्यों कर रही थी। सरोज ने जो किया उसके बाद मधु जी को बाकी नौकरों पर भी भरोसा नहीं रहा। अब वो किसी को किचन के आसपास फटकने भी नहीं देती। ग्रोसरी लाने से लेकर खाना बनाने और बर्तन मांजने तक का सारा काम वो खुद ही करने लगी। राहत ने मानव जी को नीलेश के खिलाफ सारे सबूत दिखाए और बोली, डैड मैं नीलेश से अलग होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डाइवोर्स हिम, लेकिन हम इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकते। मुझे शक है सरोज ने जो किया उसका मास्टरमाइंड भी नीलेश ही है और उसी ने कंपनी के डिजाइन्स भी चुराए हैं। सारे सबूत और खासकर वो चांदनी के साथ नीलेश की अश्लील वीडियो देखकर तो मानव जी गुस्से में कांपने लगे। राहत ने जल्दी से उनकी पीठ सहलाकर शांत करने की कोशिश की। गुस्सा मत करो डैड, एटलीस्ट हमने उसे पहले ही पकड़ लिया। कमीना, गद्दार। मानव जी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने दुनिया देखी थी और वो समझ भी गए थे नीलेश करना क्या चाहता है। शुरू से ही वो उनकी फूल जैसी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। सरू, तुम्हें जल्द से जल्द उस नीलेश से तलाक लेना होगा, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। मधु जी डरते हुए बोली। डोंट वरी मॉम, बाजी मेरे कंट्रोल में है। अगर अभी सीधे जाकर मैंने नीलेश से तलाक मांगा तो उसने जो अब तक निगला है वो उगलेगा कैसे। उसने डैड को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा तो मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। राहत ने उन दोनों को आश्वासन दिया और पुलिस स्टेशन चली गई। अगर सरोज नीलेश के खिलाफ गवाही दे दे तो न सिर्फ नीलेश पर अवैध संबंध और कंपनी में धोखाधड़ी का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मजबूत केस भी बन सकता है। जब राहत थाने आई नीलेश को वहां देखकर चौंक गई। तुम यहाँ? मैं जीजाजी से मिलने आया था, पर तुम? नीलेश खुद भी सारिका को यहाँ देखकर हैरान था। सरोज आंटी से मिलने आई हूँ, उन्होंने डैड को जहर देकर मारने की कोशिश की। व्हाट? नीलेश चौंक गया। राहत ध्यान से उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। नीलेश के चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी, घबराहट नहीं थी। राहत सिर्फ इतना कह सकती थी, नीलेश बहुत ही अच्छा एक्टर है। अगर नीलेश सरोज के साथ नहीं मिला हुआ तो वो अपना नाम बदल देगी। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। मैं अकेले जाऊंगी, एक ही विजिटर अलाउड है, कहकर राहत तेज कदमों से अंदर चली गई। उसके जाते ही नीलेश के चेहरे पर पसीना आ गया। नीलेश ने इरिटेट होकर अपना कॉलर ढीला कर बालों में हाथ घुमाया। राहत ने सलाखों के पीछे बैठी सरोज को देखा, जो एक ही दिन में 10 साल बूढ़ी लग रही थी। जहां वो पहले इज्जत के साथ काम करती थी, अब एक अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठी थी। राहत को देखकर सरोज उठकर आगे आई, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बोलो, किसके कहने पर ये सब किया? राहत ने सीधे सवाल किया। सरोज ने ना में सिर हिला दिया। सच सच बताओ, किसके कहने पर तुम मेरे डैड को मार रही थी, उन्हें रोज जहर दे रही थी? तुम जानती हो ना ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है? राहत ने सख्त आवाज में पूछा। आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की? सरोज को उनकी फैमिली घर के सदस्य की तरह ट्रीट करती थी। कभी काम में जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी ओवरटाइम नहीं करवाया, सैलरी से ज्यादा ही पैसे दिए और उसके लड़के की फीस तक भरी। और सरोज ने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सच ही कहा है, किसी ने लालसा कभी पूरी नहीं होती।
मर्डर सुनकर सरोज का चेहरा और पीला पड़ गया। नहीं मैडम, मैं कहीं किसी को नहीं मारना चाहती थी। नहीं चाहती थी? तुमने ऐसा किया है। मेरे डैड को रोज जहर देते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारा बेटा कॉलेज पास करने वाला है ना? सोचकर देखो उसे कैसा लगेगा जब सब उसे हत्यारिन का बेटा कहेंगे। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटा निर्दोष है। अपने बेटे की बात आते ही सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा उसकी कमजोरी था। सरोज को इस तरह रोते बिलखते देख राहत को सिर्फ हंसी आ रही थी। अपना बेटा बेटा और दूसरों की जिंदगी तिनके बराबर भी नहीं। पहले क्राइम करो फिर विक्टिम कार्ड भी खेलो। वाह, तुम्हारा बेटा निर्दोष है और मेरे डैड का क्या? वो भी तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम आस्तीन का सांप निकली। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को इस शहर में रहने नहीं दूंगी, सोच लेना। राहत ने धमकी दी। उसे पक्का यकीन था सरोज सब कुछ नीलेश के कहने पर ही कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसके जानने से कुछ नहीं होगा जब तक सरोज अपने मुंह से गवाही ना दे दे। सारिका की मेमोरी में सरोज का कोई खास जिक्र नहीं था, इसलिए राहत का भी इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। पर अब सब कुछ साफ था। नीलेश ने शुरू से ही सब प्लानिंग कर रही थी। उसने बड़ी ही चालाकी से एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। धमकी देने के बावजूद सरोज कुछ उगलने को तैयार नहीं थी, बस बार बार मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम बोलकर रोए जा रही थी। राहत का दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्या लालच दिया है नीलेश ने कि ये सच बोलने को तैयार नहीं है। इधर बाहर नीलेश बेचैनी से चक्कर काट रहा था, उसकी मुट्ठियां कसती कभी खुलती। आखिरकार सारिका बाहर निकली तो नीलेश तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, राहत ने परेशान होकर कहा, जिस पर नीलेश ने राहत की सांस ली। डोंट वरी सरू, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो हमें खुश होना चाहिए कि डैड सेफ है। चैप्टर 20। वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, राहत ने परेशान होकर कहा, जिस पर नीलेश ने राहत की सांस ली। डोंट वरी सरू, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो हमें खुश होना चाहिए कि डैड सेफ है। मुझे तो यकीन नहीं होता ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। मतलब हमारे परिवार ने उसे क्या नहीं दिया, मान सम्मान, पैसा, और फिर भी ऐसे नीच लालची घटिया लोगों को तो नर्क में कोड़े पड़ने चाहिए। नीलेश के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। वो सारिका को शांत कराते हुए बोला, डोंट बी एंग्री, सब कुछ जल्द सामने आ जाएगा। तुम गुस्सा करके अपनी तबीयत मत खराब करो। राहत की बोलती बंद हो गई। वो नीलेश को सुनाने के लिए ही सब कुछ कह रही थी, पर इस बेशर्म को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सही भी है, अगर ऐसे लोग भगवान से डरे तो ऐसा काम ही ना करते। सरू, बहुत दिन हो गए, आज घर चलो। नीलेश प्यार से सारिका का हाथ पकड़कर बोला। राहत तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। वहां जाकर क्या करना है? तुम्हारी माँ के ताने सुनूं और तुम्हारी बहन का रोना, जैसे इस दुनिया में सबसे बुरी लड़की मैं ही हूँ। नीलेश ने एक गहरी सांस ली और सारिका के बालों में हाथ फेरा, जैसे उससे कितना प्यार करता है। मैंने माँ बाऊजी से बात कर ली है, वो गांव जाने को तैयार हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, गांव का घर बहुत पुराना और जर्जर हो गया है, तो नया घर बनवा लेते हैं। तुम्हें कैसा लगा ये आइडिया? राहत की आंखें छोटी हो गई। ये नीलेश जरूर अपने बैंक अकाउंट में घोटाले वाले पैसे गांव में इस नए घर को बनाने में खर्च कर देगा, जिससे कोई सबूत ही ना मिले। माँ बाऊजी का क्या कहना है, वो मान गए। राहत नॉर्मल बिहेव करते हुए बोली।
सच तो ये है माँ बाऊजी भी शहर की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बस वो जीजाजी की वजह से रुके हुए हैं। एक बार वो जेल से बाहर आ जाए फिर वो चले जाएंगे। राहत की आंखें और छोटी हो गई। वाह जी वाह, एक तीर से कई निशाने। सारिका जितनी भोली थी अब तक तुरंत बोल देती, नीलेश कितने पैसे चाहिए घर बनाने के लिए? और लगे हाथ सुरेंद्र को भी जेल से निकलवाने के पैसे भी मुझसे ऐंठना चाहता है। सरू तुम कुछ बोल नहीं रही। सुरेंद्र को 6 महीने की जेल हुई है। 6 महीने यूं ही निकल जाएंगे। माँ बाऊजी को जब तक यहीं रहने दो, फिर गांव जाकर कौन सा बार बार मिलना होगा उनसे। राहत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। डैड की मेडिसिन का टाइम भी हो गया है। इस हालत में मैं डैड को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी, कहकर राहत तुरंत अपनी कार में बैठकर निकल गई। नीलेश तो अभी तक सकते में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था सारिका ऐसे ही उसे इग्नोर करके चली गई। कुछ तो गड़बड़ है। क्या सरोज ने सारिका को सच बता दिया? लेकिन अगर ऐसा होता तो सारिका कभी चुप नहीं बैठती, उससे लड़ती झगड़ती। फिर क्या हुआ है सारिका को? नीलेश वापस पुलिस स्टेशन के अंदर गया। वो सरोज से बात करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि आज के मिलने का समय खत्म हो चुका है। नीलेश ने गुस्से में अपने बाल नोच लिए। चैप्टर 21। नीलेश काफी गुस्से में और परेशान था, इसलिए वो सीधे बार में गया और शराब पी ली। देर रात जब वो घर पहुंचा, घर में घुप्प अंधेरा था, जिस वजह से वो फर्नीचर से भी टकरा गया। एक तो पहले ही उसका दिमाग ठनका, अब और ठनक गया। वो चिल्लाया, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? इतनी देर तक कहाँ गायब थे तुम? घर में ना बिजली है ना पानी। अगर सीमा बाहर से खाना नहीं मंगवाती तो हम भूखे ही मर जाते। रत्नावती उससे भी ज्यादा गुस्से में बोली। नीलेश किचन में गया और मोमबत्ती निकालकर हॉल में आया। पूरा परिवार वहीं बैठा था। नीलेश, ये हमारे घर की ही बिजली क्यों गई है? बाकी सब घरों में तो बिजली आ रही है, नीलेश की मां गुस्से में बोली। भैया मैं वीडियो गेम खेल रहा था, अचानक लाइट भाग गई, कुछ करो ना, नीलेश का छोटा भाई मुंह बनाते हुए शिकायत करने लगा। नीलेश, तुम्हारे जीजाजी कब छूटेंगे? रज्जो अपनी बेटी को संभालते हुए बोली। एक तो नीलेश का सिर वैसे ही भारी हो रहा था और ऊपर से घर आते ही सबकी शिकायतों की लिस्ट सुनकर उसका दिमाग और गर्म हो गया। उसने सीधे अपना फोन निकालकर सारिका को लगा दिया। जैसे ही सारिका ने फोन उठाया, उसने ठंडी आवाज में पूछा, घर के बिल क्यों नहीं भरे तुमने? राहत, जिसने फोन उठाया था, उसकी बोलती बंद हो गई। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है। उसी के पैसों के घर पर पूरा खानदान डेरा जमा कर बैठा है, वो तो वहां जाती भी नहीं और बिल भरने का ध्यान भी वहीं रखें, एक संस्कारी बहू की तरह। दहेल, इन लोगों पर गुस्सा करना भी खुद की एनर्जी वेस्ट करना है। इतनी रात को तुम मुझे ये याद दिलाने के लिए फोन कर रहे हो? मैं वहां रह नहीं रही तो मुझे कैसे याद रहेगा? इतना छोटा सा काम तुम खुद भी कर सकते हो। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, राहत ने जम्हाई लेते हुए कहा और फोन काट दिया। नीलेश ने जब कटे कॉल की बीप सुनी, उसका सीना ज्वालामुखी की तरह गुस्से से उबलने लगा। उसने अपना फोन फर्श पर दे मारा और जोर से चिल्लाया, सारिका। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में नीलेश इस समय बहुत भयावह लग रहा था। उसके चिल्लाने से सब सहम गए। नीलेश की मां ने फोन उठाया और गुस्सा करते हुए बोली, इतना महंगा फोन क्यों तोड़ दिया? पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? तुम सब उसके सिर पर क्यों बैठे हो? जाओ सोने, नीलेश के पापा ने भारी आवाज में कहा तो सब अपने कमरों में चले गए।
अब वहां सिर्फ नीलेश और उसके पापा थे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, नीलेश सोफे पर पसरते हुए बोला। नीलेश के पापा ने नीलेश का कंधा थपथपाया और चले गए। उन्हें अपने बेटे पर पूरा यकीन था। उनका ये बेटा उनका गर्व था। इसलिए ही उन्होंने नीलेश को पढ़ाने में दिन रात एक कर दिया था। आज गांव में उनकी अलग ही पहचान है। वो जहां जाते हैं गांव वाले उनकी तारीफ करते नहीं थकते। हर जरूरी फैसले में उनकी राय ली जाती है। ये सब नीलेश की वजह से। नीलेश बालकनी में जाकर सिगरेट सुलगाने लगा। यहाँ से पूरा शहर नजर आता था। यहाँ की एक एक इंच जमीन की कीमत हजारों में थी। जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ शहर में उसका अपना इतना बड़ा घर होगा। वो जिंदगी भर भी मेहनत करता तब भी यहाँ जमीन नहीं खरीद पाता। आज जो कुछ उसके पास है वो उसे किसी कीमत पर नहीं खो सकता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी को भी मिटाना पड़े। नीलेश की आंखें खतरनाक तरीके से छोटी हो गई। चैप्टर 22। अगली सुबह राहत सबसे पहले सरोज के बेटे से मिलने कॉलेज गई। सरोज का बेटा सोनू एक साधारण सा लड़का था। राहत उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। सोनू को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी मां गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में फिर एक बार राहत की मुलाकात नीलेश से हो गई। सारिका के साथ एक जवान लड़के को देखकर नीलेश की भौहें नाराजगी से सिकुड़ गई। तुम यहाँ? राहत नीलेश को देखकर बोली। मैं सरोज आंटी से मिलने आया था। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि अपना गुनाह कबूल कर लें। माँ जेल में है सुनकर सोनू घबरा गया। राहत के जुबान पर नीलेश के लिए सिर्फ एक शब्द था, ड्रामेबाज। ये कौन है? नीलेश ने जब सोनू को घूरकर देखा सोनू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो शेर के सामने खरगोश की तरह कांपने लगा। सरोज आंटी का बेटा है। व्हाट? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? नीलेश हैरान हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गई थी। क्यों एक बेटा अपनी माँ से नहीं मिल सकता? राहत सोनू को लेकर अंदर चली गई। इस बार नीलेश भी उसके पीछे पीछे चला गया। अपने बेटे को देखकर सरोज फूट फूट कर रोने लगी। सोनू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ किसी को मारने की कोशिश कर सकती है। अब उसका क्या होगा? माँ का क्या होगा? जब उसके दोस्तों को पता चलेगा उसकी माँ एक क्रिमिनल है तो वो कैसे उनसे नजरें मिला पाएगा? सोनू की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? सरोज सिर्फ रोए जा रही थी। अपने बेटे के सामने भी उसने मुंह नहीं खोला। पर राहत को यकीन था आज नहीं तो कल ये सरोज सच बताकर रहेगी। राहत बाहर निकल गई, उसके पीछे नीलेश भी। नीलेश, मैं अब कंपनी नहीं संभाल पा रही हूँ। आई नीड योर हेल्प। नीलेश हैरान रह गया, फिर हंसते हुए बोला, आज मेरी मेहनती बीवी को क्या हो गया? आई एम सीरियस नीलेश, डैड की भी तबीयत खराब रहने लगी है तो मैं उन्हें छोड़कर काम नहीं कर सकती कंपनी में। वैसे ही इतना काम करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नीलेश की आंखें लालची राक्षस की तरह चमकने लगी, फिर भी वो नॉर्मल बनते हुए प्यार से बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो, मैं चाहती हूँ मेरी जगह सीईओ की पोजीशन तुम संभालो। व्हाट? पर सरू, तुम इतनी आसानी से इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? आई मीन तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रही? नीलेश ने सारिका का हाथ पकड़ लिया और अपने चेहरे पर झूठी चिंता दिखाकर बोला, पर राहत को उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट में कांपता हुआ साफ महसूस हो रहा था। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। मुझे यकीन है तुम कंपनी को मुझसे भी बेहतर संभालोगे।
आई विल। नीलेश ने सारिका को गले लगा लिया। राहत मुश्किल से खुद को उसे किक मारने से रोक पाई। सीईओ बनना ही तो नीलेश का सबसे बड़ा सपना था। अब नीलेश को यकीन हो गया था सारिका को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। अगर पता होता तो वो कभी उस पर इतना भरोसा नहीं करती। इतने दिनों से सरोज को लेकर जो टेंशन थी वो भी अब कम लगने लगी थी। एक बार कंपनी उसके हाथ लग जाए फिर उस सरोज को भी ठिकाने लगा देगा। अब नीलेश सारिका का और ध्यान रखने लगा था। उसे पता था सारिका को उसकी माँ पसंद नहीं है तो वो अपनी माँ को भी सारिका के सामने नहीं लाता। ना दोबारा उसने सारिका को घर चलने को कहा। मतलब वो बीवी का गुलाम बनने की फुल एक्टिंग कर रहा था। मानव जी और मधु जी का मन तो नीलेश को देखते ही थप्पड़ मारने का कर रहा था, पर राहत ने उन्हें समझा रखा था कि उसके दिमाग में एक प्लान है, इसलिए वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उनके मन में नीलेश अब दामाद नहीं, एक घिनौना क्रिमिनल था। उसे देखते ही उनका मन घृणा से भर उठता। नीलेश इस बात से अनजान था कि सारिका और उसके परिवार के सामने उसका नकाब कब का उतर चुका है। वो तो अपने सीईओ बनने के सपने में जी रहा था। जल्द ही राहत ने वो डेट फिक्स कर दी जिस दिन वो खुद रिजाइन करके नीलेश के सीईओ बनने का अनाउंसमेंट करने वाली थी। चैप्टर 23। चांदनी जब नीलेश के ऑफिस में आई, उसने देखा नीलेश सारिका का माथा चूम रहा है। चांदनी का चेहरा पीला पड़ गया और वो हर्ट एक्सप्रेशन के साथ नीलेश को देखने लगी। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। नीलेश की नज़र जब चांदनी के दर्द भरे चेहरे पर गई, उसे तकलीफ नहीं हुई बल्कि उसे गुस्सा आने लगा। ये चांदनी ऐसे मुंह बनाकर सारिका को क्या साबित करना चाहती है? सारिका को शक ना होता हो तो हो जाएगा। नीलेश चांदनी के इस व्यवहार से बहुत गुस्से में था। कामयाबी से एक कदम की दूरी पर आकर वो किसी को अपना प्लान नहीं बिगाड़ने दे सकता था। और चांदनी को तो शुरू से ही उसकी शादी का पता था, फिर भी ऐसे क्यों दिखा रही है जैसे मैं धोखेबाज हूँ। राहत ने भी चांदनी को देख लिया था और वो सोचने लगी कि कम से कम एक्टिंग तो ढंग से करो, ऐसे एक्सप्रेशन देखकर तो किसी भी पत्नी को शक हो जाएगा। फिर राहत की नज़र चांदनी के ईयररिंग्स पर पड़ी। वो बहुत एलिगेंट डिज़ाइन के डायमंड ईयररिंग्स थे जो हर कदम के साथ चमक रहे थे। मिस चांदनी, आपके ईयररिंग्स बहुत खूबसूरत है, लेटेस्ट कलेक्शन है ना? राहत की नज़र फिर चांदनी के पैरों पर गई। और ये शूज़, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। मिस चांदनी ज़रूर अच्छे परिवार से आती है, फिर तुम सेक्रेटरी क्यों बनी हो? चांदनी ने अपने कानों पर हाथ रखा। वो बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। और फिर उसने नीलेश की तरफ देखा जो उसे गुस्से में घूर रहा था, जिससे वो और ज्यादा घबरा गई और जल्दी से बोली, ये नकली है। नकली? ये असली है। तुम नकली क्यों बता रही हो? मुस्कुराते हुए राहत चांदनी के पास आ गई और चांदनी डरकर पीछे हटने लगी। मिस चांदनी, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझसे डरती हो? ना, नहीं तो। चांदनी ने मदद के लिए एक नज़र नीलेश को देखा। नीलेश कुछ बोलता इससे पहले ही सारिका बोली, शायद तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं चलती हूँ। नीलेश ने सिर हिलाया। ओके, ध्यान रखना अपना। सारिका के जाते ही नीलेश गुस्से में चांदनी की बाजू पकड़कर गुर्राया, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? सारिका के सामने नॉर्मल रहा करो, और ये गिफ्ट्स ऑफिस में पहनकर आने की क्या जरूरत थी? जब तक मैं सीईओ नहीं बन जाता सारिका को हमारे अफेयर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझी तुम? सॉरी नीलेश, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी तुम्हें उसके साथ देखती हूं मुझसे रहा नहीं जाता। आई लव यू सो मच। चांदनी अपना होंठ काटते हुए बोली, तुम उसे इतने प्यार से देखते हो, कहीं नाटक करते करते तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर नीलेश हैरान रह गया।
सच कहे तो सारिका को देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। वो खूबसूरत है, बहुत मासूम है और सबकी इज्जत भी करती है। और सबसे बड़ी बात, पैसे वाली है। लेकिन उसकी यही बात नीलेश को चुभती थी। वो सारिका के सामने खुद को छोटा महसूस करता था। सारिका जहां ओस की बूंद जैसी पवित्र थी, वहीं वो सड़क की धूल बराबर। जहां उसे हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, सारिका को सब बैठे बिठाए मिल गया। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई थी वो उस पर तरस खा सकती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। उल्टा सारिका की दया उसे खंजर की तरह चुभती थी। इसलिए उसे सारिका से नफरत थी। वो उसकी मासूमियत को, उसकी खुशियों को मिटा देना चाहता था। इसलिए ही तो वो चांदनी को पसंद करता था, क्योंकि चांदनी में उसे अपना अक्स दिखता था। नीलेश को चुप देखकर चांदनी के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी और वो आंखों में आंसू भरते हुए बोली, तो तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? नीलेश ने चांदनी के आंसू पोंछे। मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद है। अगर मैं उससे प्यार करता तो तुम्हारे पास क्यों आता? ये सुनकर चांदनी मुस्कुरा उठी और नीलेश का हाथ पकड़कर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नीलेश, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैप्टर 24 और 25। आज सारिका सभी डिपार्टमेंट डायरेक्टर के सामने नीलेश को सीईओ अपॉइंट करने वाली थी। नीलेश शीशे के सामने अब तक 4 सूट पहनकर देख चुका था। उसके चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी। एक ही रात में उसमें फुल एटीट्यूड आ गया था। ऐसा लग रहा था राजा का राज्याभिषेक होने जा रहा है। राहत उठकर नीलेश के पास आई और उसकी टाई ठीक करते हुए बोली, इट्स परफेक्ट। नीलेश ने सारिका को कंधों से पकड़ लिया। सरू, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मैं खूब मेहनत करूँगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, हम उनके साथ घूमने जाएंगे। राहत ने आंखें घुमाई। बच्चे और घूमने जाना? जरूर ये नौटंकी बात। चांदनी के साथ ये ख्वाब देख रहा होगा बेशर्म इंसान। फिर हम साथ में बूढ़े होंगे, हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। राहत का भेजा ठनक गया। झूठ बोलने की भी हद होती है। मीटिंग का टाइम हो रहा है नीलेश। सारिका ने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाया और अपनी घड़ी देखते हुए बोली। नीलेश आगे भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा सारिका को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो चुप हो गया। नीलेश काफी नर्वस भी था, जबकि राहत एकदम शांत थी। सर, सभी डिपार्टमेंट के हेड आ चुके हैं, चांदनी ने अंदर आकर बताया। राहत ने देखा, उसने वो महंगे ईयररिंग्स और महंगे शूज बदल लिए थे। मिस चांदनी, वो तुम्हारी हेयर क्लिप बहुत खूबसूरत थी, उतार क्यों दी? राहत मुस्कुराकर बोली। चांदनी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए बोली, वो मैंने एक दोस्त से ली थी, उसे वापस कर दी। राहत ने सिर हिलाया। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। नीलेश ने चांदनी को इशारा किया तो वो तुरंत भाग गई। नीलेश ने देखा कैसे सारिका चांदनी की महंगी महंगी चीजों पर ध्यान दे रही है, तो उसे ये भी लगने लगा कहीं सारिका को उन पर शक तो नहीं हो गया। सेक्रेटरी चांदनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनके पास एक्सपेंसिव आइटम होना नॉर्मल है। नीलेश सारिका का शक दूर करने के लिए बोला। फिर अपनी डेस्क पर जाकर उसने एक बॉक्स निकालकर सारिका को दिया। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। सीईओ तुम बन रहे हो और गिफ्ट मुझे मिल रहा है, राहत बॉक्स लेते हुए बोली। उसने खोला तो वो एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। मैंने अपनी आधे साल की सैलरी इकट्ठी करके ये नेकलेस खरीदा है, तुम्हें पसंद आया?
ये नेकलेस पार्टीज के लिए ठीक था लेकिन डेलीवियर के लिए बिल्कुल नहीं। ना ये सारिका की पसंद थी। जरूर नीलेश ये नेकलेस चांदनी के लिए लाया होगा, पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसे पकड़ा दिया। मैं पहनाऊं? कोई जरूरत नहीं है। राहत ने नेकलेस टेबल पर रख दिया। उसका बेरुखा अंदाज देखकर नीलेश की मुट्ठियां कस गई। अगर सारिका की जगह चांदनी होती तो अब तक खुशी से नाचने लगती। सारिका की नज़रों में उसके गिफ्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। राहत ने नीलेश के हर्टफुल एक्सप्रेशन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बाहर निकल गई। मीटिंग रूम में आकर राहत ने बिना बात घुमाए सीधे अनाउंस कर दिया, आज से इस कंपनी के सीईओ मिस्टर नीलेश होंगे। कंपनी के सभी डिसीजन वही लेंगे। मानव जी तबीयत खराब का बहाना कर आज नहीं आए थे। सारिका की बातों में कितनी सच्चाई है, इस पर सबको शक था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शक करने की जरूरत नहीं है, आज से मैं आपका सीईओ हूँ। आई होप हम सब साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, नीलेश बोला। उसके बोलते ही सब उत्साह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राहत सब कुछ ठंडी नजरों से देख रही थी। जब वो सीईओ बनी थी तब इनमें बिल्कुल जोश नहीं था, पर नीलेश के आते ही सबके चेहरों पर चमक आ गई। यही तो देखना चाहती थी राहत। नीलेश ने 2 सालों तक जो बड़ा घोटाला किया है वो इन सबके सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। नीलेश के साथ इन सब गद्दारों को भी बाहर करना होगा, तभी ये कंपनी सुरक्षित रहेगी। नीलेश ने लंबी चौड़ी स्पीच दी। आज वो बहुत खुश था। आखिरकार सीईओ बन ही गया। अब बस ये कंपनी पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करनी है और इसके लिए अपने उस बुड्ढे ससुर को रास्ते से हटाना है। राहत नीलेश की आंखों में आई शैतानी चमक साफ देख पा रही थी। बस नीलेश, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे पास, बस कुछ दिन। चैप्टर 26 और 27। नीलेश और सारिका जब ऑफिस में वापस आए, राहत ने देखा चांदनी ज्वेलरी बॉक्स में से हार निकालकर देख रही है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो चौंक गई और जल्दी से नेकलेस वापस रख दिया। सॉरी, मैं बस देख रही थी, क्या ये आपका है? राहत ने नीलेश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। नीलेश ने गिफ्ट दिया है। ये सुनकर चांदनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नीलेश की तरफ देखा जो उसे इग्नोर कर रहा था। राहत ने नेकलेस उठाया और बाहर निकलते हुए बोली, मैं चलती हूँ, डैड की दवाई का टाइम भी हो गया है। ध्यान से जाना, लव यू। नीलेश ने खुद सारिका के लिए दरवाजा खोला। जब वो चली गई नीलेश अंदर वापस आया। चांदनी रो रही थी। नीलेश सारिका को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है और जो नेकलेस उसके लिए खरीदा था वो भी सारिका को दे दिया। चांदनी के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। नीलेश अपने प्रमोशन से जितना खुश था, चांदनी को रोता देख इरिटेट हो गया। तुम्हारे लिए मैं दूसरा खरीद दूंगा। बात नेकलेस की नहीं है नीलेश, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। जब भी तुम सारिका के साथ होते हैं, उसके साथ प्यार से बातें करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। चांदनी रोते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? पहले से ही मैं सारिका को अच्छे से ट्रीट करता हूँ और तुम अच्छे से जानती हो ये सब एक नाटक है। सारिका मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। नीलेश परेशान होकर बोला, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सारिका से जलन होती है। वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे छिपकर रहना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ सबके सामने आ भी नहीं सकती। एक बार सब कुछ मेरे हाथ आ जाए फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। चांदनी नीलेश के गले लग गई। आई लव यू नीलेश, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। ऑफिस में नीलेश चांदनी से दूर ही रहता था, लेकिन चांदनी के आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। नीलेश का दिल पिघल गया। इसलिए ही उसे चांदनी पसंद थी। चांदनी के साथ उसे एहसास होता था वो उसके लिए कितना जरूरी है। चांदनी उससे प्यार करती थी, उसकी पूजा करती थी।
जबकि सारिका के साथ तो उसे खड़ा रहना भी पसंद नहीं था। 2 सालों में कंपनी में उसका प्रमोशन हुआ हो या कुछ और, सब उसकी पीठ पीछे यही कहते थे कि आज वो जो भी कुछ है अपनी बीवी की वजह से। ये बात नीलेश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन उसने अपने सपने पूरे करने के लिए सारी बेइज्जती सही। उसे एक एक का हिसाब याद था। एक दिन वो अपने माथे से ये कलंक भी मिटाकर रहेगा। ना रहेगी उसकी पत्नी ना उसका इतिहास। मरे हुए को कोई याद नहीं रखेगा। राहत अब घर में ही रहती थी। मानव जी की दवाइयों का ध्यान रखती और किचन में माँ के साथ काम करवाती। ऐसा लग रहा था नीलेश को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपकर वो निश्चिंत हो चुकी है। ये देखकर मानव जी से बोले बिना रहा नहीं गया। सरू, तुम क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अभी भी नीलेश को अपने दिल से निकाल नहीं पा रही? राहत उस समय फूलों की कटिंग कर रही थी। पहनी काटते हुए वो डेविल स्माइल के साथ बोली, डोंट वरी डैड, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। रिजल्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सारिका का एटीट्यूड देखकर मानव जी मुस्कुराने लगे। ये हुई ना मेरी बहादुर बच्ची वाली बात। लेकिन उस सेक्रेटरी का क्या करना है? मैं तो कहती हूँ उसे काम से निकाल दो, मधु जी बोली। नहीं मॉम, प्लेन कामयाब होने के लिए उस सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है, और वैसे भी नीलेश के साथ हमारे पैसों के उसने भी बहुत मजे किए हैं, अब सजा भी तो दोनों को मिलेगी। राहत कभी कभी कंपनी जाती थी। नीलेश अब बहुत बिजी रहने लगा था, कभी मीटिंग में, कभी बिजनेस डिनर या बिजनेस पार्टी। पहले जो उसका ओरा था दबा दबा सा, वो भी अब स्ट्रांग हो गया था। वो खुद को कंपनी का राजा समझने लगा था। राहत के ऑफिस न आने से चांदनी भी बेखौफ होकर फिर से महंगी महंगी चीजें पहनने लगी थी, जैसे आज एक्सपेंसिव स्कार्फ। राहत अभी नीलेश के ऑफिस में आई थी। आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो तुम? नीलेश लैपटॉप बंद करते हुए सारिका के पास आया। सॉरी सारिका, कंपनी में इतना काम है ना कि मैं तुम्हारे लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ का काम खत्म करके एक लंबे हनीमून ट्रिप पर चलेंगे, लेट्स हैव बेबी देन। तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। नीलेश और राहत ने दरवाजे की तरफ देखा। चांदनी नीलेश के लिए कॉफी लाई थी, वो कब गिर गया था। साफ था कि नीलेश की बच्चे वाली बात सुनकर चांदनी को बढ़िया झटका लगा था। नीलेश के एक्सप्रेशन खराब हो गए। चांदनी अपने आंसुओं को आंखों में रोकते हुए नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगी। क्लीनिंग स्टाफ को बुलाकर इसे साफ करवाओ, नीलेश गुस्से में बोला, लेकिन शायद चांदनी ने सुना ही नहीं। वो अभी भी सदमे में कांच के टुकड़े समेट रही थी और उसकी उंगली में कांच चुभ गया, जिससे खून निकलने लगा। अब तो नीलेश के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए और वो जोर से चिल्लाया, गेट आउट। चांदनी उसके चिल्लाने से डरकर रोने लगी। राहत की आंखें ये मेलोड्रामा देखकर शरारत से चमक रही थी। नीलेश, क्यों बेचारी को डरा रहे हो? राहत चांदनी के पास आई। स्कार्फ पर खून ना लग जाए, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। राहत के बोलते ही चांदनी का चेहरा पीला पड़ गया और राहत मुस्कुराते हुए चली गई। उसके जाते ही नीलेश ने दरवाजा बंद किया और चांदनी का हाथ पकड़कर उसकी चोट देखते हुए बोला, एंटीसेप्टिक लगानी पड़ेगी। छोड़ो, मुझे जाकर सारिका को पकड़ो, तुम्हें तो बच्चा पैदा करना है ना उसके साथ। जब मेरी बारी थी तो मना कर दिया, चांदनी उसे धक्का देकर रोते हुए बोली। जब भी दोनों इंटीमेट होते थे नीलेश हमेशा प्रोटेक्शन यूज करता था। नीलेश के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। हमारे बीच में बात पहले ही तय थी, जब तक हमारा रिश्ता लीगल नहीं हो जाता हम बच्चा नहीं करेंगे। नीलेश को नाजायज औलाद नहीं चाहिए थी, इससे उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाती। लेकिन सारिका के साथ तो बच्चा कर रहे हो, चांदनी चिढ़कर बोली। आर यू डम? मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा था उसके साथ, नीलेश परेशान सा बोला। मुझे लगता है तुम्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए, तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती, तुम्हारी वजह से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तुम आराम से घर पर रहो, शॉपिंग जाओ, जो मन करे करो।
नीलेश सच में चांदनी से अब दुखी हो चुका था। चांदनी उसके लिए टाइम बॉम्ब की तरह थी। चांदनी घबरा गई। उसे किसी भी कीमत पर नीलेश के पास रहना था, उसकी नजरों के सामने। अभी हाल ही में बहुत खूबसूरत खूबसूरत और क्यूट दिखने वाली लड़कियां कंपनी में काम करने आई है। कहते हैं नाचोर को हमेशा डर ही रहता है। जैसे सारिका के घर पर रहने और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर वो नीलेश की सेक्रेटरी बनकर उसकी मिस्ट्रेस बन गई। चांदनी को डर था कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, वो घर पर अनजान रहे और नीलेश को कोई और फंसा ले। नहीं नहीं नीलेश, मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजो। चांदनी की जिद के आगे नीलेश ने फिर कुछ नहीं कहा। राहत ये सब अपने ऑफिस में बैठी अपने लैपटॉप पर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दोनों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। नीलेश को सारिका से शादी करके सब कुछ मिला, घर, पैसा, इज्जत, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। कंपनी पर एकमात्र अधिकार पाने के लिए उसने सारिका का पूरा परिवार ही खत्म कर डाला। चांदनी पहले नीलेश की मिस्ट्रेस बनी, खूब पैसा लूटा, लेकिन तब भी उसका मन नहीं भरा। अब वो नीलेश की बीवी बनकर उसकी सारी धन दौलत की मालकिन बनना चाहती है। ये सभी स्वार्थी हैं। राहत को समझ नहीं आ रहा था नीलेश सारिका के साथ खुश क्यों नहीं रह सकता था। सारिका उससे सच्चा प्यार करती थी बिना किसी शर्त के, जबकि चांदनी उसके साथ जब तक थी जब तक उसके पास पैसा था। पैसा खत्म, प्यार खत्म। पर गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही खुश रहता है। नीलेश भी वही गंदी नाली का कीड़ा था। राहत ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब समय आ गया था फाइनल स्टेप लेने का। चैप्टर 28 और 29। राहत एक बार फिर पुलिस स्टेशन सरोज से मिलने गई। इतने दिनों में ही सरोज दुबली पतली हो गई थी। आंखों के नीचे काले गहरे हो गए थे और बाल सफेद पड़ गए थे। तुम्हारे बेटे को कॉलेज से निकाल दिया गया है, क्या अब भी तुम सच नहीं बोलोगी? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। तो सच बोलो। मैं नहीं बता सकती, सरोज बिलखते हुए बोली। मत बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गवाही के सहारे ही सब कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी गवाही के अलावा भी मेरे पास बहुत सबूत है। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए पर तुम नहीं बोली। अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, मैं बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? राहत के होठों पर ठंडी मुस्कान बिखर गई। तुम मेरे सामने शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो। क्राइम तुमने किया है और सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, कहकर राहत वहां से चली गई। उसे एहसास हो रहा था उसका इस दुनिया से चले जाने का समय आ गया है। नीलेश को सीईओ बने आधा महीना हो चुका था। अब तो वो हमेशा सीना चौड़ा किए एटीट्यूड में घूमता था, जैसे धरती पर उसी का राज है। 15 मिनट में मीटिंग है, चांदनी उसे चमकती आंखों से देखकर बोली। नीलेश भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पैसा, गाड़ी, बंगला और लड़की, सब कुछ है उसके पास। नीलेश जब मीटिंग रूम में पहुंचा सभी उसे देखते ही खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सीईओ। नीलेश की आंखें चमक उठी। एक दिन वो इस भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अब सब उसके नीचे थे। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, नीलेश सीईओ की कुर्सी पर बैठते हुए एरोगेंट अंदाज में बोला। तभी जोर से दरवाजा खुला और कुछ ऑफिसर्स सिविल ड्रेस में अंदर आए। नीलेश भी चौंक गया और गुस्से में उन पर बरस पड़ा। ये क्या बदतमीजी है? किस डिपार्टमेंट से हो तुम? तुम्हें पता नहीं है अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ? एक ऑफिसर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। वी आर पुलिस, हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नीलेश। व्हाट? ऐसे कैसे तुम किसी को अरेस्ट कर सकते हो? मैंने किया क्या है?
क्या सबूत है मेरे खिलाफ? आप पर पैसा गबन करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप है। अरेस्ट हिम, ऑफिसर ने हवलदार से कहा और नीलेश के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। नीलेश कुछ बोलना चाहता था लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके गले में रुई ठूंस दी हो। उसके हाथों में ठंडी हथकड़ियां उसके दिल तक सिरहन पहुंचा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? क्या चांदनी ने मुझे धोखा दिया? क्योंकि मेरे राज सिर्फ उसे पता है। नीलेश के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, सारा स्टाफ उसे देखकर खुसुर-फुसुर कर रहा था। नीलेश की मुट्ठियां कस गई। अभी कुछ समय पहले ही तो वो बादशाह था और एक पल में सब कुछ बदल गया। चांदनी भी छिपकर नीलेश को देख रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपना बैग उठाकर वो सीधे हेवन स्ट्रीट वाले बंगले पर पहुंची और जल्दी-जल्दी सूटकेस में सामान ठूंसने लगी। मेकअप, कपड़े, शॉवर जेल, शूज, जो उसके हाथ लगा सब कुछ उसने बैग में भर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि सारिका नीलेश से बहुत प्यार करती है। वो जरूर नीलेश को छुड़ा लेगी, फिर उसका भी नाम नहीं आएगा। चांदनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अंदर आ गए। सदमे में चांदनी के कदम लड़खड़ा गए। चैप्टर 30। पुलिस को देखकर चांदनी के कदम लड़खड़ा गए। मिस चांदनी, आप पर आरोप है, आपने मिस्टर नीलेश का मनी लॉन्ड्रिंग में साथ दिया है। यू आर हिज क्राइम पार्टनर। चांदनी को पता था नीलेश पैसों का गबन करता है, रिश्वत लेता है। न सिर्फ चांदनी ने उसके खिलाफ शिकायत की बल्कि उसका पूरा साथ दिया, उसके पैसे से महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदे। इस अपराध में चांदनी भी बराबर की भागीदार थी। चांदनी का चेहरा पीला पड़ गया और बार बार अपना सिरना में हिलाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। जो कहना है कोर्ट में कहना। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा और इस घर से आप कुछ नहीं लेकर जा सकती। पुलिस ऑफिसर ने हवलदार को इशारा किया जिसने तुरंत चांदनी के हाथों से सूटकेस छीन लिया। चांदनी सूटकेस छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये सामान मेरा है, मैं नहीं दूंगी। लेडी हवलदार ने जबरदस्ती खींचकर उसका हाथ छुड़ाया और हथकड़ी लगा दी। पुलिस जीप में जाते हुए चांदनी सुन्न सी हो गई। ये क्या हो गया? अब उसका क्या होगा? नीलेश तो खुद जेल में है तो उसे कौन छुड़ाएगा? अब उसके मिस्ट्रेस होने की खबर भी फैल जाएगी। और उसके माँ बाप, जब उनको पता चलेगा वो तो उनसे नजरें नहीं मिला पाएगी। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो उसे नौकरी कौन देगा और उससे शादी कौन करेगा? राहत मानव जी को दवाई दे रही थी। मानव जी अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहे थे। फोन रखकर वो अपनी बेटी से बोले, सरू, ये मामला तुमने ज्यादा नहीं उछाल दिया? हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन का क्या होगा? हम विक्टिम है, रेप्यूटेशन उसकी खराब होगी जिसने गलत काम किया है। राहत पूरी दुनिया को बता देना चाहती थी नीलेश किस किस्म का इंसान है। इंसान नहीं, हैवान है। जब सबको पता चलेगा नीलेश ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तब कौन सी कंपनी उसे काम पर रखेगी? यू आर राइट प्रिंसेस, मानव जी मुस्कुराकर बोले। क्योंकि सीईओ नीलेश तो गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए राहत ने फिर से सीईओ की पोजीशन संभाल ली और इस बार उन सभी डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को बर्खास्त कर दिया जो नीलेश से मिले हुए थे और उनकी जगह नए टैलेंटेड स्टाफ को रखा जिन्हें वो पहले ही सेलेक्ट कर चुकी थी। ये सब लोग जो नीलेश का साथ दे रहे थे वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था सारिका के कोई भाई बहन तो नहीं, तो सारी संपत्ति सारिका की ही है। लेकिन सारिका को काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे में सारी संपत्ति उसके पति नीलेश की ही होगी।
यही सब सोचकर सब मानव जी की जगह नीलेश की चापलूसी करने में लगे हुए थे। नीलेश भी बहुत चालाक था, बहुत सोच समझकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसने सारिका को चुना था। ना सिर्फ सारिका अमीर घर की बेटी थी बल्कि प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार भी नहीं, सब कुछ उसी का होना था। राहत ऑफिस में काम कर रही थी जब उसे अननोन नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही नीलेश की उत्तेजित आवाज आई। सरू, इन लोगों ने पकड़कर मुझे जेल में डाल दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। सरू प्लीज कुछ करो। ससुर जी को बोलो, वही मेरी मदद कर सकते हैं। तुम सुन रही हो ना सरू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आई लव यू सरू। बात करने का समय खत्म हो गया है, पीछे से आवाज आई और इसी के साथ फोन बंद हो गया। राहत के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अपनी जान बचाने के लिए ससुर जी याद आ गए, वहीं ससुर जी जिन्हें तुम मौत की नींद सुलाने का इंतजाम कर चुके थे। एक आम लव यू से तुम्हें क्या लगता है सारिका पिघल जाएगी? दौड़ी दौड़ी तुम्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगी। अभी तो शुरुआत है मिस्टर नीलेश, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। चैप्टर 31। नीलेश को सक्सेसफुल बनना था। अगर वो ठीक से सारिका के साथ रहता तो सब कुछ उसी का तो था, लेकिन एक्टिंग वो ऐसे करता था जैसे वो गरीब है और सारिका अमीर, तो उस पर सब अत्याचार कर रही हैं। नीलेश खुद ये रास्ता चुना था। अगर उसे सारिका की अमीरी से इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों की उससे शादी? किसी ने भीख मांगी थी उससे? राहत की डिक्शनरी में नीलेश जैसे लोगों के लिए सिर्फ शब्द था साइकोपैथ। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। 1 महीने बाद नीलेश की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। एक बार केस कोर्ट में चला जाता फिर नीलेश की रेप्यूटेशन कभी नहीं सुधर सकती थी और सुनवाई के बाद उसे जेल भी हो सकती थी। इसलिए नीलेश बौखलाया हुआ था, किसी भी तरह कोर्ट की सुनवाई से पहले निकलना चाहता था और वो जानता था उसकी मदद सिर्फ उसके ससुर कर सकते हैं, जिनके कनेक्शन बहुत दूर तक है। नीलेश रोज रोज सारिका को फोन करता और आई लव यू कहता, जिससे सारिका कोई एक्शन ले। पर राहत ने पूरी तरह नीलेश को इग्नोर किया हुआ था। वो उसे जेल से क्यों निकालेगी, उसी ने तो डलवाया है। नीलेश ने जब देखा सारिका उसे इग्नोर कर रही है, वो सारिका को जेल में मिलने के लिए बुलाने लगा कि उसे जरूरी बात करनी है जो फोन पर नहीं हो सकती। राहत ने अपनी ऑफिस विंडो से नीचे देखा। पहले की तरह एक बार फिर नीलेश का परिवार कंपनी के सामने धरने पर बैठ गया था। नीलेश की मां का वही पुराना नाटक। गला फाड़कर वो सबको बता देना चाहती थी उनकी बहू कितनी बड़ी जल्लाद है, जिसने अपने जीजाजी और अब पति को भी जेल भेज दिया। उनके भाग ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। और रज्जो अभी भी अपनी बेटी को गोद में लिए चुपचाप आंसू बहा रही थी। राहत को नफरत थी रज्जो जैसी औरतों से जो हमेशा आंसू बहाकर दूसरों को गलत ठहराना चाहती है। रज्जो ने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उस पर क्या असर पड़ेगा। उसकी मां हमेशा रोती रहती है। क्या संस्कार देगी वो अपनी बेटी को? उसे भी अपनी तरह रोना सिखाएगी। राहत ने विंडो बंद की और सिक्योरिटी से कहकर पूरे परिवार को अपने ऑफिस बुलवाया। उसके दिमाग में एक बढ़िया प्लान चल रहा था। सब ऑफिस में आए। पूरा खानदान सारिका को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। आज नीलेश के दोनों छोटे भाई बहन भी साथ थे, शायद वो भी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। नीलेश के ना होने से पैसे कहाँ से आएंगे? वीडियो गेम कैसे खेला जाएगा? शॉपिंग कैसे की जाएगी? भाभी, नीलेश भैया को पुलिस क्यों ले गई? सीमा बोली। क्योंकि तुम्हारे भैया ने पैसों का गबन किया है। गबन? पागल हो गई हो क्या?
नीलेश तुम्हारा पति है, इस नाते इस कंपनी पर उसका पूरा अधिकार है। अपने ही घर से पैसा लेना गबन कैसे हुआ? नीलेश की मां गुस्से में बोली। राहत ने तो मन ही मन तालियां बजा दी। क्या तोड़ निकाला है चोर से सीधा मालिक? शर्म नाम की कोई चीज शायद इन लोगों की डिक्शनरी में ही नहीं है। देखो, बहुत पैसों का हिसाब किताब तो बाद में भी हो सकता है, पहले नीलेश को जेल से छुड़ाना जरूरी है। नीलेश के पापा नम्रता से बोले। शायद उन्हें मामले की गंभीरता का ज्यादा एहसास था, इसलिए किसी भी तरह पहले नीलेश को निकलवाना चाहते थे। आखिर नीलेश उनके लिए पैसों की खदान जो था। नीलेश मेरा भी पति है, आप लोगों से ज्यादा तो मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ, पर राहत ने झिझकते हुए उन सबको देखा। पर क्या? पर इसके लिए ढेर सारा पैसा लगेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बोलकर राहत अपनी उंगलियां उलझाने लगी जैसे कितनी भारी टेंशन में हो। तो लगाओ पैसा, तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या? नीलेश की मां एकदम से बोली। बाकी सब कुछ बोले नहीं, लेकिन चुप्पी बता रही थी, वो भी इस बात से सहमत हैं। सारिका को कुछ ना बोलते देख नीलेश के पापा गहरी सांस लेकर बोले, बहू इस समय सबसे जरूरी नीलेश को घर लाना है। जेल में पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। एक बार नीलेश बाहर आ जाए फिर तुम दोनों खुशी खुशी साथ रहना। अगर पहले बच्चा तुम्हारे मायके में पलेगा तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, रहेगा तो वो हमारा ही पोता ना।